हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले क्लास में हमने DEL/ED में फर्स्ट ईयर की में शिक्षा के उद्देश्य एवं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इसमें ये बताया गया था, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ये कह रही थी कि जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी किस रूप में हो, यानी उस विद्यार्थी यानी एजुकेशन दिया जाए वो किस रूप में दिया जाए कि रंग रूप से वो भारतीय हो लेकिन मन से क्या हो, अंग्रेज हो, मन से क्या हो, अंग्रेज। ऐसी नीति थी उसकी, ऐसी नीति थी। इसलिए लॉर्ड विलियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय शिक्षा के स्वरूप में उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारत में यूरोपीय, ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भारत में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना था, न कि भारतीयों का प्रसार करना। यानी विलियम बेटी का पहला प्रस्ताव क्या था कि भारतीय साहित्य न होकर ब्रिटिश साहित्य एवं विज्ञान का संचार करना था। क्या था? विज्ञान का संचार करना था। यानी लॉर्ड विलियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय शिक्षा के स्वरूप में उसने बताया कि भारतीय शिक्षा साहित्य का प्रचार ना करके हम किसका प्रचार करें? ब्रिटिश साहित्य का प्रचार करें। यानी ब्रिटिश साहित्य के प्रचार के लिए प्रस्तावित था, यह विलियम बेटिन का काम था। दूसरा था कि विद्यालय को न तो समाप्त किया जाएगा, यानी उसने ये कहा था कि शिक्षा नीति में लॉर्ड मैकाले और विलियम बेटिन की शिक्षा नीति में कहा था कि विद्यालय जो है वो जो विद्यालय है ये विद्यालय समाप्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। यानी जो आपके विद्यालय जो बने हुए हैं उनको समाप्त नहीं होगी। जो प्राचीन समय के मदरसे हैं और कोई है आदर्श मॉडल्स स्कूलें जो बनाई जा रही हैं, इन जो विद्यालय की प्रक्रिया है उन विद्यालय की प्रक्रिया को क्या नहीं किया जाएगा? समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। पाश्चात्य इन्होंने और क्या बताया? पाश्चात्य साहित्य यानी भारतीय जो प्राचीन साहित्य उसका न तो मुद्रण होगा, क्या होगा? मुद्रण, और न उसका क्या होगा? प्रकाशन होगा। यानी मुद्रण और प्रकाशन उसका नहीं होगा, यानी समाप्त कर दिया जाएगा। पाश्चात्य जो साहित्य है उसका न मुद्रण और न प्रकाशन, यानी ये क्या हो जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। इनका कोई प्रचार प्रचार नहीं होगा, न इनका मुद्रण होगा, न ये कभी प्रकाशित किए जाएंगे। कौन से प्रकाशित किए जाएंगे? ब्रिटिश साहित्य प्रकाशित किए जाएंगे। ये प्रस्तावित था। उसके बाद उन्होंने बताया कि अंग्रेजी साहित्य तथा विज्ञान के प्रसार पर व्यय होगा, यानी पैसा किस पर होगा? अंग्रेजी साहित्य पर, अंग्रेजी साहित्य पर व विज्ञान पर धन वे होगा। देखो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में क्या कहता है कि उसने जो पाश्चात्य और पाश्चात्य संस्कृति का विवाद चल रहा था उस विवाद को खत्म करने के बाद उसने शिक्षा का माध्यम भी क्या रखा? क्षेत्रीय भी रखा, लेकिन क्षेत्रीय के साथ क्या लिखा? विशेष जोर किस पर दिया? अंग्रेजी माध्यम पर। और अंग्रेजी माध्यम में इन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने बताया, आपको इससे पूर्व बताया था कि हमारी जो भारतीय साहित्य है वो इतना ही है कि एक अलमारी में समायोजित हो सकती है, यूरोप के पुस्तकालय की एक अलमारी में समायोजित हो सकती है। इसलिए उन्होंने क्या दिया कि ब्रिटिश साहित्य का उपयोग किया जाए और ब्रिटिश साहित्य का ही प्रचार किया जाए। ठीक है, हम विद्यालय तो समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन विद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा? विद्यालय में केवल अंग्रेजी माध्यम ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजी चाहिए, क्योंकि वो अंग्रेजी कर्मचारी चाहिए, उनको अंग्रेजी कारखाने में करने वाले श्रमिक चाहिए जो उनकी भाषा को समझ सके, उनका व्यवसाय को बढ़ावा दे सके। इसलिए उनकी शिक्षा नीति में अंग्रेजी पर विशेष बल दिया गया था। और उसमें कहा था कि पाश्चात्य साहित्य जो प्राचीन साहित्य हैं उनका न तो मुद्रण होगा, यानी न तो उनकी रंगाई होगी, न छपाई होगी, और न उसको प्रकाशन किया जाएगा, वो सब समाप्त कर दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा खर्चा किस पर होगा? अंग्रेजी साहित्य पर और विज्ञान पर धन व्यय होगा, इसके अलावा कोई व्यय नहीं होगा। उसके बाद इसमें आया
धन व्यय होगा और इन्हीं का क्या होगा, प्रचार होगा। इनका क्या करेंगे, प्रचार भी इन्हीं का करेंगे, किसी दूसरे का प्रचार नहीं करेंगे। केवल प्रचार किसका करेंगे, अंग्रेजी साहित्य का प्रचार करेंगे। इसी कारण इसके सिद्धांत को क्या नाम दिया, छानन का सिद्धांत दिया। छानन का सिद्धांत। छानन का सिद्धांत क्या होता है, छानन का सिद्धांत होता है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ये जनसंख्या है, मान लो ये क्या है, जनसंख्या है, इस प्रकार जनसंख्या, ठीक है। छानन का सिद्धांत है, लॉर्ड मैकाले ने दिया। छानन के सिद्धांत में बताया कि हमें करना क्या है, हमें केवल कुछ और उच्च वर्ग को ही शिक्षित करना है। कुछ, उसकी सीमा भी क्या होगी, कुछ ही होगी, और उच्च वर्ग होगा, वही क्या करेंगे, शिक्षण, उनको ही शिक्षा देनी है हमें। फिर इनसे शिक्षा छन के कहाँ चली जाएगी, इनके इस वर्ग के पास चली जाएगी, ठीक है। ये बोलेगा उससे 10 गुना इसके पास चली जाएगी, सॉरी कम इसके पास चली जाएगी, फिर इससे इसके पास चली जाएगी, इससे इसके पास चले जाएगी। तो छन के शिक्षा जाएगी तो हमें ये वर्ग प्राप्त हो जाएगा, और ये इससे छोटा वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ये इससे चतुर्श्रेणी वर्ग प्राप्त हो जाएगा, और इससे लोग समझने वाली जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। जो ज्ञान है वो छन के जाएगा, क्या जाएगा, छन के जाएगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को लॉर्ड मैकाले के जो सिद्धांत है, निष्पेदन का सिद्धांत कहा जाता है। इसको निष्पेदन का सिद्धांत का तात्पर्य है कि छानन का सिद्धांत, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, छन के आनी चाहिए। शिक्षा कैसी आनी चाहिए, छन के, और छन के आएगी तो उच्च वर्ग को अधिक मिलेगी, फिर उसके बाद मध्यम वर्ग आएगा, मध्यम वर्ग के बाद कनिष्ठ वर्ग आएगा, कनिष्ठ वर्ग के बाद लिपिक वर्ग आएगा, लिपिक वर्ग के बाद कर्मचारी वर्ग आएगा, और कर्मचारी वर्ग के बाद कौन से आएंगे, श्रमिक वर्ग आएगा। इस प्रकार वर्गों में क्या हो जाएगी, अपनी आप शिक्षा प्रसारित हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो रोजगार की प्राप्त थी, और सरकार ने ये भी निश्चित कर दिया था कि जो एजुकेशन होगा उस एजुकेशन में एक हाई नौकरी या जॉब स्थापित किया गया था, जिसको ICS कहते हैं। ICS उस समय में, जिसको आज वर्तमान में IAS कहते हैं। क्या कहते हैं, IAS। ये प्रशासनिक अधिकारी था, उस समय सबसे बड़ा पद था गवर्नर के टाइम में, और सबसे आज भी सरकार ने इन्हीं को सबसे ज़्यादा दे रही है, क्योंकि सारे कामों में, कानूनी सलाहकारों में, शिक्षा में, सब में इन्हीं को बढ़ावा दिया रहा है, प्रशासनिक कार्य को ही, ठीक है। और उसी समय से ये नीति चलती आ रही है कानूनी सलाहकार के रूप में, क्योंकि उनको वो शिक्षा दे रहे थे उच्च वर्ग को, तो उसमें जो ICS निकलेंगे उसी से हम क्या करेंगे, अपना कार्य संचालित करेंगे। क्योंकि ब्रिटेन से तो व्यक्ति वहाँ से इतनी कार्य करने के लिए आ नहीं सकते, इसलिए भारत में से उन्होंने क्या कर लिया, अंग्रेजी शिक्षा देकर उनको चुन लिया और इन पदों पर उसको सुशोभित कर दिया, जिससे कि ये हमारा कार्य क्या कर सके, संचालित कर सके, ठीक है। ये था शिक्षा का निष्पदन का सिद्धांत, जिसे छानन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये थी लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जो हमने अध्ययन किया। अब इसके बाद जो आया वो आया हमारे सामने, वो आया आधुनिक शिक्षा का आरंभ। क्या हुआ, इसके बाद जो टॉपिक आपका प्रारंभ होता है वो होता है आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ। यानी आधुनिक शिक्षा है वो, जो आधुनिक शिक्षा है, इस आधुनिक शिक्षा की परिस्थिति क्या है कि आधुनिक रूप में इस शिक्षा में कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन सा आज्ञा पत्र आया, उसके बाद उसमें क्या संशोधन किए गए। तो आधुनिक शिक्षा का आरंभ, अगला पॉइंट है आपका आधुनिक शिक्षा का आरंभ। आधुनिक शिक्षा क्या हो गई, प्रारंभ हो गई, आरंभ हो गई। और आधुनिक शिक्षा आरंभ में क्या हुआ, 1853 के वर्ष में, 1853 के वर्ष, यानी जो 1853 का वर्ष है, 54 से पहले आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास की किशोर अवस्था की संज्ञा दी। यानी इस अवस्था को कौन सी शिक्षा दी, आधुनिक भारत के किशोर अवस्था, किशोर अवस्था, कौन सी अवस्था बताई, आधुनिक भारत की किशोर अवस्था बताई। 1853 का जो वर्ष था उसको आधुनिक भारत में किशोर अवस्था की संज्ञा दी गई, कि यानी किशोर अवस्था की संज्ञा के नाम से जाना गया, यानी किशोर अवस्था के आधार पर इसको माना गया। ये इन्होंने स्पष्ट किया। ब्रिटिश संसद ने चार्ल्स वुड को भारतीय शिक्षा हेतु, ब्रिटिश संसद ने
यानी ब्रिटिश इंग्लैंड की संसद ने भारतीय शिक्षा के लिए यानी नीति निर्धारण के लिए और नीति निर्देशित करने के लिए 1854 में एक वुड घोषणा पत्र जारी किया। 1854 में किस पर? शिक्षा पर नीति निर्देशक के लिए एक शिक्षाविद चुना गया और वो शिक्षाविद का नाम था हुड, चार्ल्स हुड, जो कब आया? 1854 में। 1854 में। और 1854 में इसने प्रयास किया और इसी का नाम हुआ 1854 का हुड घोषणा पत्र। 1854 का हुड घोषणा पत्र, क्योंकि देखो इसमें आधुनिक शिक्षा में आरंभ 1853 के बाद हुआ। 1853 से पहले तो जो शिक्षा नीति थी उसमें कोई बदलाव नहीं था, केवल अंग्रेजी शिक्षा माध्यम माना गया था। 1853 के बाद जो कार्य हुआ उसका अलग सामने आया और उसमें कई परिवर्तन भी किए गए, उसमें राशि भी बढ़ाई गई, ठीक है। और जो राशि थी वो भारतीय साहित्य के लिए भी बढ़ाई गई, तो वुड डिस्पेज आया और उस वुड डिस्पेज को क्या नाम दिया गया? किशोर अवस्था की संज्ञा दी गई। और किशोर अवस्था 1854 में शिक्षा का नीति निर्देशक के लिए यानी नीतियों को निर्धारित करने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए और एजुकेशन को फैलाने के लिए कौन सा घोषणा पत्र आया? 1854 का हुड घोषणा पत्र। 1854 के हुड घोषणा पत्र यानी ये कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिवक्ता थे। वुड कौन था? चार्ल्स वुड। कौन था? कंपनी के क्या थे? कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिवक्ता थे। क्या थे? एक सलाहकार या अधिवक्ता कंपनी का कंट्रोलर था और इसी के ये कंपनी के अधिवक्ता थे कंट्रोल के। इस विवरण पत्र में प्राथमिक शिक्षा पर विश्वविद्यालय शिक्षा का रूप निर्धारित किया। यानी इसने क्या किया? देखो, इस चार्ल्स वुड ने कंपनी और जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिवक्ता थे, इसने क्या किया? इसने प्राथमिक कक्षा से विश्वविद्यालय तक का प्रारूप तैयार किया। विश्वविद्यालय तक का क्या किया इसने? प्रारूप तैयार किया। और वो उस प्रारूप में इसने बताया कि प्राथमिक कक्षा यानी फर्स्ट नर्सरी कक्षा से विश्वविद्यालय तक प्रारूप तैयार किया। और उस प्रारूप में उसने बताया, इस घोषणा पत्र में उसने बाद में बताया कि आधुनिक व अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्रदान कर दी गई। इस घोषणा पत्र में क्या किया कि भारत में आधुनिक रूप में, यानी इस घोषणा पत्र ने क्या कर दिया कि भारत के आधुनिक युग में अंग्रेजी की क्या हुई? रूपरेखा तैयार कर दी। यानी अंग्रेजी क्या हो गई? एक तरह से अंग्रेजी शिक्षा का क्या हो गया? राजनीतिक स्वरूप बन गया। अंग्रेजी शिक्षा का राजनीतिक स्वरूप बन गया। यानी अंग्रेजी शिक्षा प्रशासनिक भाषा भी हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ जो नौकरी पाने की लालसा कर रहे थे उनकी भाषा भी होगी, क्योंकि नौकरी करना है तो अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है। और माध्यम भी क्या रखा गया? अंग्रेजी रखा गया। उच्च माध्यमिक स्तर पर कौन सा क्या रखा गया? अंग्रेजी माध्यम रखा गया। तो अंग्रेजी की स्थिति क्या हो गई? मजबूत हो गई। तो इस स्थिति के आधार पर यह कहा गया कि भारत का आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का राजनीतिक स्वरूप बन गया। यानी आधुनिक जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, उस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया कि आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है वो शिक्षा पद्धति कैसी हो गई? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हो गई। ये इस घोषणा पत्र से प्रभावित होता है। इस अभिप्राय से वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। अंग्रेजी का
मैग्ना कार्टा। इसको क्या कहा गया? अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा कहा गया। किसको कहा गया? अंग्रेजी में वुड जो घोषणा पत्र था, उस वुड घोषणा पत्र को अंग्रेजी का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। यानी मैग्ना कार्टा का स्वरूप दिया गया, इसको रूप दिया गया, और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? यानी जो वुड डिस्पेच था, इस घोषणा पत्र था, इसका उद्देश्य क्या रखा गया? यानी उद्देश्य क्या है कि क्या किया जाए जिससे कि शिक्षा नीति में परिवर्तन हो सके। और इस शिक्षा नीति के लिए परिवर्तन में क्या बनाया कि भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान से उन्नत किया जाए। भारतीयों को क्या किया जाए? भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान से उन्नत किया जाए। नहीं, भारतीयों को सबसे ज्यादा ज्ञान कौन सा मिलना चाहिए? उन्नत ज्ञान मिलना चाहिए। उन्नत ज्ञान मिलना चाहिए भारतीयों को सबसे ज्यादा। और बौद्धिक क्षमता, दूसरा क्या बताया इन्होंने? बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाए, नैतिकता विकसित हो, नैतिकता विकसित हो, ऐसी स्थिति बनाई। इसमें पहला उद्देश्य क्या रखा कि भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान का उन्नत किया जाए, यानी भारतीयों को अंग्रेजी की जाए, उन्नत ज्ञान दिया जाए अंग्रेजी के। यानी अंग्रेजी सबसे ज्यादा क्या की गई? इंपॉर्टेंस ही रखी गई कि भारत को सबसे ज्यादा अंग्रेजी का ज्ञान दिया जाए, जिससे कि उन्नत बन सके, हमारा कार्य संचालित कर सके, ऐसी स्थिति रही। दूसरी क्या रही कि बौद्धिक क्षमता का क्या किया जाए? विकास किया जाए, और नैतिकता विकसित की जाए, ऐसे स्थिति रखी। और इनके नैतिक जो मूल्य थे, ये नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए? उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च। नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए? उनके ऊंचे होने चाहिए। यानी इनका व्यक्तित्व क्या होना चाहिए? हाई सोसाइटी का होना चाहिए। यानी केवल जो प्रशासनिक है, प्रशासन है, उस प्रशासनिक कार्य करने वालों को अलग वर्ग में रखा जाए। क्या रखा जाए? अलग वर्ग में। इसके साथ साथ जो राज्य भक्त हैं, राज्य जो भक्त हैं, उनको भी इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, जिससे कि ये वर्ग क्या हो जाए? उच्च वर्ग हो जाए। और उच्च वर्ग हो जाए तो इनका बौद्धिकता का भी इनका विकास होगा, क्योंकि सोसाइटी एक प्रकार का वर्ग बनेगा। एक, क्योंकि इसमें वर्ग क्या कौन सा बनेगा? एक तो प्रशासनिक वर्ग बनेगा, एक राज्य भक्त वर्ग बनेगा, बाकी नीचे क्या होंगे? कर्मचारी होंगे। नीचे क्या होंगे? कर्मचारी। तो इस प्रकार के वर्ग बनाने का क्या रखा गया? इनका मुख्य उद्देश्य रखा गया। इसके अलावा भारतीयों में कार्यालय व कारखानों में कार्य करने की निपुणता होनी चाहिए। यानी भारतीयों में क्या होनी चाहिए? तीसरा उद्देश्य क्या रखा गया कि भारतीयों में कार्यालय व कारखानों में कार्य करने की निपुणता होनी चाहिए। यानी इनके मध्य क्या होनी चाहिए? भारतीयों में कार्यालय व कारखानों में कार्य करने की निपुणता होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा होगी तो भारतीय कार्य को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। कारखानों में उत्पादन जो प्रोडक्शन करेंगे वो अच्छा करेंगे, क्योंकि उसका मूल्य, उनका कार्य क्या हो जाएगा? निपुणतापूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा को समझ जाएंगे, तो प्रोडक्शन भी क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति का विकास किया गया। भारतीय साहित्य पाश्चात्य संस्कृति के क्या होनी चाहिए? करीब होनी चाहिए। इसके अलावा जो चौथा है, वो उद्देश्य इन्होंने बताया कि भारतीय जो साहित्य है, भारतीय जो साहित्य है वह अंग्रेजी साहित्य से अधिक संबंध रखेगा। अधिक क्या रखेगा? संबंध रखेगा। अंग्रेजी साहित्य से क्या रखेगा? अधिक संबंध रखेगा और विज्ञान से सुसज्जित होगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताया कि भारतीय क्षेत्र में, अगला इन्होंने क्या बताया कि भारतीय जो क्षेत्र है उस भारतीय
क्षेत्र में अंग्रेजी साहित्य का प्रसार होगा। यानी देखो इनकी शिक्षा नीति क्या रही, इनकी शिक्षा नीति रहा है कि भारतीय जो क्षेत्र है, जैसे भारतीय साहित्य है उसमें अंग्रेजी साहित्य का तो अधिक संबंध रहेगा ही रहेगा, लेकिन उन्होंने क्या निश्चित कर दिया कि ये साहित्य और ये साहित्य दोनों के मध्य संबंध है, तो भारतीय क्षेत्र में अंग्रेजी साहित्य का क्या होगा, प्रसार होगा। क्योंकि इसमें निश्चित किया गया था, इससे पहले आपको बताया था, ईसा मिशनरी धर्म के आधार पर प्रचार कर रही थी, और धर्म के आधार पर जब प्रचार कर रही थी तो अंग्रेजी साहित्य का प्रसार क्या होगा, उससे ज़्यादा विकसित हो रहा था। तो अंग्रेजी साहित्य का प्रचार करने के लिए भारतीय क्षेत्र में अंग्रेजी साहित्य का प्रचार करने की क्या की इन्होंने महत्वता प्रदर्शित की, ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा था। उसके बाद है उनके वुड के घोषणा पत्र में लिखित शिक्षा नीति के विचार। वुड के घोषणा पत्र में अगला पॉइंट है वुड के घोषणा पत्र में वुड के घोषणा पत्र में लिखित शिक्षा नीति के विचार, लिखित शिक्षा नीति के विचार, यानी इनकी वुड के घोषणा पत्र में जो लिखित शिक्षा नीति थी, वो लिखित शिक्षा नीति किस आधार को प्रदर्शित करती है, क्या कहती है, किस प्रकार की संरचना को प्रभावित करती है। उसने क्या रखा इसमें शिक्षा नीति में रखा कि माध्यम जो है, जो माध्यम है वो माध्यम क्या होगा, क्षेत्रीय भाषा होगी। एक तो एजुकेशन किस में दिया जाएगा, क्षेत्रीय भाषा में दिया जाएगा, और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ कौन सी भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा। यानी भारतीयों को एजुकेशन या भारतीय विद्यालयों में जो एजुकेशन दिया जाएगा वो एजुकेशन किस आधार पर दिया जाएगा, वो माध्यम क्या होगा, वो एक तो होगा क्षेत्रीय भाषा, और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ कौन सी भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा होगी। और दूसरा इसमें इन्होंने क्या दिया, दूसरा इन्होंने दिया कि सहायता अनुदान प्रणाली, जो सहायता है, जो सहायता अनुदान प्रणाली है, अनुदान प्रणाली वो सरकारी विद्यालयों को भी दी जाएगी, सरकारी संस्थाओं को भी दी जाएगी, सरकारी संस्थाएं और निकायों को भी दी जाएगी। यानी दूसरा विचार क्या रखा उसने कि जो अनुदान है 1 लाख रुपए का जो अनुदान है, वो अनुदान किस आधार पर बांटा जाएगा, वो बांटा जाएगा कि सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो निजी निकाय हैं, जो भामाशाहों के द्वारा निर्मित हैं, जो आदर्श स्कूल हैं, उनको भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। इसके साथ साथ और क्या किया जाएगा, सरकारी अनुदान विद्यालयों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था होगी। यानी इन सरकारी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में धर्मनिरपेक्ष संबंधी शिक्षा होगी। कौन सी शिक्षा होगी, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाएगी, लौकिक शिक्षा दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी शिक्षा ही दी जाएगी, उसके धर्म का खंडन किया जाएगा। इसमें यह अनुदानित किया कि जो सहायता राशि दी जाएगी उसमें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की भी परिस्थिति पैदा होगी। और इसके साथ साथ और क्या होगा, उसमें और होगा कि विद्यालय में स्थानीय योग्य व्यक्तियों का प्रबंध होगा। जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में सुयोग्य व्यक्तियों का प्रबंध होगा। सुयोग्य व्यक्ति ही इन विद्यालयों को संभालेंगे। यानी जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, जो प्रशिक्षित व्यक्ति होंगे, उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में इसका प्रबंध दिया जाएगा। हर व्यक्तियों के हाथ में इसका प्रबंध नहीं दिया जाएगा। यानी विद्यालय को वही संभाल पाएंगे जो विद्यालयों के प्रशिक्षित विद्यालयों के बारे में जानते हैं। उन्हीं प्रशासनिक व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, इनका अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्या किया जाएगा, और किया जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं
कर्मचारी वो स्वतंत्र रूप से बालकों का मूल्यांकन करेंगे, यानी उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। यानी सरकारी कर्मचारी, जो विद्यालय में सरकारी कर्मचारी पढ़ाने वाले हैं, वो स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, बालकों का मूल्यांकन करेंगे। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, अल्प शुल्क की व्यवस्था होगी, यानी छात्रों से क्या ली जाएगी, अल्प शुल्क लिया जाएगा। अल्प शुल्क की छात्रों से व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अल्प यानी कुछ मात्रा में छात्रों से भी क्या लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा, और उसी के आधार पर यह कार्य संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो हमने उनके घोषणा पत्र में लिखित नीति के विचार प्रस्तुत किए थे, और उस विचार में हमने दो विचार हमारे सामने महत्वपूर्ण आए। वो आया कि माध्यम क्या होगा, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा होगी। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि सहायता अनुदान सरकारी संस्था व निकायों को भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो सरकारी संस्थाएं, उन सरकारी संस्थाओं में धर्म निरपेक्ष शिक्षा, लौकिक शिक्षा भी क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ क्या किया जाएगा कि विद्यालयों में सुयोग्य व्यक्तियों का क्या किया जाएगा, प्रबंध व्यवस्था, यानी जो मैनेजमेंट कार्य होगा वो मैनेजमेंट कार्य विद्यालयों में सुयोग्य व्यक्तियों के हाथों में दिया जाएगा, तभी वो कार्य संचालित होगा। इसके साथ साथ सरकारी कर्मचारी स्वतंत्र रूप से बालकों को क्या कर सकते हैं, बालकों का मूल्यांकन कर सकते हैं, बालकों का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। और बालकों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, सरकारी यानी स्वतंत्र रूप से किया जाए। ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में या किसी के कहने से मूल्यांकन कार्य में कोई अनियमितताएं आई, इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। इसके अलावा क्या किया जाएगा, अल्प शुल्क की छात्रों से व्यवस्था की जाएगी, यानी मान लो सभी क्षेत्रों में आम जनता तक विद्यालय नहीं करवाया जा सकता है, तो इसलिए एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जो बालक पढ़ना चाहता है उनसे भी कुछ अल्प शुल्क लेकर हम विद्यालयों को क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, जिससे कि आम लोगों को क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके। यहाँ तक का कार्य आज की क्लास में आपका संचालित होता है। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे इससे आगे कि इसके दोष और गुण और दोष क्या है।